हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर स्टार्टिंग विद जो भी हमारा कल हमने क्या किया था कि ऐसे 210 का पूरा वीडियो रिवीजन मैंने अपलोड कर दिया था, चार्ट रिवीजन। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हो आप, या फिर टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज टेक्स्ट कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो डैट वॉज द थिंग। अभी मैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर हम जा रहे हैं, नेक्स्ट ऐसे के ऊपर जा रहे हैं, दैट इज़ द ऐसे 200। तो ऐसे 200 का नाम क्या है? इट इज़ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। ये ऐसे क्या कह रहा है कि किसी भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए, ये ऐसे हमको बताएगा। और साथ ही साथ में ये ऐसे हमको बताएगा कि स्टैंडर्ड्स के ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से आपका कंडक्ट कैसा रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम नीचे जा रहे हैं, व्हाट इज़ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट है कि टू ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express the opinion that the financial statement are free from material misstatement or are prepared in all material aspects in accordance with the AFRF. And second है to report on financial statement and communicate as required by the SA। अगर इन शब्दों को मैं टुकड़ों में तोड़ता हूँ तो फर्स्ट थिंग ये बोल रहा है हमें कि हमें क्या चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए। हम पूरा कंप्लीट एश्योरेंस क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की वजह से। ऑडिट के कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है, जैसे कि ऑडिट पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन नहीं चेक कर सकता है, और बाकी भी इनहेरेंट लिमिटेशंस है। इसके वजह से हम कंप्लीट एश्योरेंस नहीं दे सकते, बट आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस हम दे सकते हैं कि रीजनेबल लेवल पे बता सकते हैं कि हाँ भाई ऑडिट हमने ढंग से किया है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग के है। किसके लिए? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मिसस्टेटमेंट मतलब क्या कि झोल, आप समझ लो झोल, इन शॉर्ट में अगर आपको समझना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट झोल मुक्त है। लेकिन कौन कौन सा झोल? हर एक झोल के बारे में आप बताओगे क्या? छोटा मोटा झोल के बारे में नहीं, जो मटेरियल झोल से उनके बारे में ही आप बात करोगे। और ये झोल किस वजह से हो सकते हैं? एरर की वजह से भी हो सकते हैं या फिर फ्रॉड की वजह से भी हो सकते हैं। और ये सब आपने जब चेक कर लिया तब आप बोलोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल एस्पेक्ट्स में AFRF के हिसाब से बनाए गए हैं, कोई भी मटेरियल झोल उनके अंदर में नहीं है। और साथ ही साथ में सेकंड ऑब्जेक्टिव आपका है कि आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है, मीन्स ऑडिट रिपोर्ट आपका देना है और आपको बताना है कि सारे के सारे एसएस के अकॉर्डेंस में ऑडिटर की फाइंडिंग हुई है कि नहीं है, कम्युनिकेट आपको करना है। जो भी एसए में कहा गया उसके हिसाब से करना है। तो वापस से फिर एक बार मैं बोलता हूँ कि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि एक रीजनेबल एश्योरेंस देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं है, और ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड या एरर की वजह से भी हो सकती है। और इसके हिसाब से फिर हमको आप ओपिनियन दे सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स में AFRF के हिसाब से बनाया गया है कि नहीं बना गया है। एंड द सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप रिपोर्ट कर पाओ, एंड साथ ही साथ में एसएस में जो बोला गया है उसके हिसाब से आप कम्युनिकेट कर पाओ। अब स्टैंडर्ड की जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर हम जाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा खांसी है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, स्टिल वी विल ट्राई। तो फर्स्ट थिंग, स्टैंडर्ड अलग अलग चीज़ें बताता है। तो फर्स्ट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमने जान लिया। तो स्टैंडर्ड बोलता है आपको कुछ इथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी है, आपको हमेशा प्रोफेशनली स्केप्ड रहना है, आपको बहुत सारी जगह पे प्रोफेशनल जजमेंट्स लगानी पड़ेगी। वो कैसे लगानी है? देन व्हाट इज द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस, क्योंकि आपने क्या बोला था, आपको जो रीजनेबल एश्योरेंस पाना है उसके लिए आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस जमा करने पड़ेंगे। फिर आप देखोगे ऑडिट रिस्क क्या है, तो वन बाय वन हम जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है इथिकल रिक्वायरमेंट। ऑडिटर क्या है? सब्जेक्ट टू द इथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस के लिए वो सब्जेक्ट टू है। और ये इथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती है? सबसे पहली चीज़, आपको याद रखने का तरीका जैसे कि बाकी के स्टैंडर्ड्स में मैंने बताया वैसे ही आपको याद रखने का तरीका मैं पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद में उस रिक्वायरमेंट का मतलब आपको मैं बताऊंगा। तो उसका मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, और इसको याद रखने का तरीका एक टोन में आप इसको 5 शब्दों के याद रखो। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर। सो कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे पिछले ऐसे में भी हमने ये 5 शब्द सुने थे, मीन्स सीक्रेसी, जब तक लॉ नहीं बोलता है तब तक आपको कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है। सेकंड थिंग इज द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब क्या? ऑडिटर कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब आपने बायस नहीं होना चाहिए, आपने इंडिपेंडेंट जजमेंट अप्लाई करना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोफेशनल बिहेवियर। आपको सारे के सारे लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लाई करने हैं और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जिससे आपके प्रोफेशन पे डिस्ट्रीब्यूट आए। एंड द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, आपको टाइमली अपडेटेड रहना है टाइम टू टाइम। इसके बाद में जहाँ पे ऑडिट एंगेजमेंट ऐसी है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो ऐसे केस में कोड ऑफ इथिक्स हमको बोलता है कि ऑडिटर ने इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी ऑडिटर होना चाहिए सब्जेक्ट टू ऑडिट। जो भी एंटिटी ऑडिट के ऑडिटर करने वाला है ऑडिट, उससे वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। स्टैंडर्ड नहीं बोलता है हमको, लेकिन कोड ऑफ इथिक्स हमको बोलता है कि पब्लिक इंटरेस्ट वाली एंटिटीज़ के अंदर में आपने इंडिपेंडेंस भी रखना है। और ये जो इंडिपेंडेंस रहेगा, तो आप बस दिखावा कर रहे हो इंडिपेंडेंस का, ऐसा चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा। आपको आपके माइंड के अंदर भी इंडिपेंडेंट रहना है और साथ ही साथ में आपको अपीयरेंस में भी इंडिपेंडेंट रहना है। मीन्स आपको दिखावा भी करना है, दिखाना भी है, दिखाना भी जरूरी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बायस नहीं हूँ या फिर किसी के साथ मिला जुला नहीं हूँ। और साथ ही साथ में आपके दिमाग के अंदर भी आपको ये अच्छे से रखना है कि आप इंडिपेंडेंट हो। और इंडिपेंडेंस ये इथिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कोड ऑफ इथिक्स की अलग से रिक्वायरमेंट है। ये हमने फर्स्ट पॉइंट जान लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, इसका डेफिनेशन अगर याद करना है तो हमने उसको टुकड़ों में मैंने तोड़ दिया है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? एक एटीट्यूड है। किस चीज़ का एटीट्यूड है? इट्स अ एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड और बीइंग अलर्ट टू एन इवेंट्स एंड कंडीशंस जो कि इंडिकेट कर सकते हैं पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, एरर या फ्रॉड की वजह से एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। हमने ऑब्जेक्टिव देखा था। ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर में रीजनेबल एश्योरेंस देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है। और ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से भी हो सकता है एंड एरर की वजह से भी हो सकता है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? ऐसी कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट जो कि एरर की वजह से हो सकती है या फिर फ्रॉड की वजह से हो सकती है, ये दिखाने के लिए जो भी इवेंट्स एंड कंडीशंस होते हैं उनके लिए आप क्या रहो? अलर्ट रहो। ऐसा एटीट्यूड आपके पास में रहो। और जो भी ऑडिट एविडेंस आपको मिलता है उनको क्रिटिकली आप फिर क्या कर रहे हो? असेस कर रहे हो। तो सबसे पहले पॉइंट मैंने क्या बोला कि आपको एक एटीट्यूड रखना है क्वेश्चनिंग माइंड का, जिससे आप क्या कर रहे हो? ऐसे इवेंट्स एंड कंडीशंस की तरफ अच्छे से ध्यान दे रहे हो, प्रोफेशनली स्केप्ड तरीके से ध्यान दे रहे हो, जो कि पॉसिबल मिसस्टेटमेंट दिखा सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में। और ये मिसस्टेटमेंट हो सकती है फ्रॉड की वजह से भी एंड एरर की वजह से भी। और फिर आपको साथ ही साथ में क्रिटिकली असेस करना है जो भी ऑडिट एविडेंसेस इसके अंदर में रहेंगे। तो ये तो हमने जान लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में कि इसी का मतलब आपको कौन से केसेस में अलर्ट रहना है। तो इसका भी याद रखने का अपने पास तरीका है। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलायबिलिटी एंड कंडीशन इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलायबिलिटी एंड कंडीशन इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी, ये भी आप याद रख सकते हो। प्लस एक एग्जाम्पल में आपको मैं देता हूँ, एग्जाम्पल के वैसे भी आपको याद रखना है। सबसे पहला निगेटिव कंफर्मेशन। आपने सामने वाले को मांगा, आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन दिया एसएस के हिसाब से, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगा, उस केस में वो कंफर्मेशन पॉजिटिव नहीं आता है, निगेटिव आता है, तो आपके लिए क्या हो गया? एक तरीके से आपको अलर्ट बन जाना है। अरे अचानक से सामने वाले का निगेटिव क्यों आया? मतलब कुछ तो झोल हो सकता है, तो आपको ज़्यादा चेकिंग करनी है। मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस जो आपको चाहिए थे उससे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सेकंड इज द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मीन्स आपने उसको मांगा कि भाई मुझे बिल दे इस चीज़ का, उसने क्या किया? आपको एक जेरॉक्स ला के दे दी। तो ऐसे केस में आपको उसको क्या मांगना है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे। मीन्स वो डॉक्यूमेंट्स रिलायबल है कि नहीं है, अगर इसके ऊपर अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप प्रोफेशनली स्केप्ड रहो, क्योंकि कोई आपको एडिट करके डॉक्यूमेंट दे दे तो उसके अंदर झोल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंडीशंस इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स। जैसे देखो कि कोई हाई वैल्यू के स्पेयर्स थे, वो स्पेयर्स क्या कर दिए? उन्होंने खुले में रख दिए। वो छोटे स्पेयर्स है जिनकी वैल्यू 1-1, 2-2 करोड़ रुपया हो सकती है, लेकिन वो खुले में रख दिए। अब चोरी की संभावना ज़्यादा है, फ्रॉड की संभावना ज़्यादा है। ऐसे चीज़ को लॉक एंड की में रखना चाहिए था या किसी सेफ वॉल्ट में रखना चाहिए था, फिर स्टिल उन्होंने क्या किया है? वो खुले में रखा है, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है। तो आपको ज़्यादा प्रोफेशनली स्केप्ड रखना है। कंट्रोल फेलियर है, ज़्यादा प्रोफेशनली स्केप्ड रहो। तो देज वेर द थिंग्स। तो 4 चीज़ें, और जहाँ जहाँ पे ऐसे नहीं बोला है वहाँ पे आपको प्रोफेशनली स्केप्ड तो रहना ही नहीं है। 4 एसेस बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में स्पेसिफिकली, वो हम एज एंड व्हेन देखेंगे। तो 4 चीज़ों के बारे में आपको अलर्ट रहना है। एक कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस, रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, कंडीशंस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड जो भी आपको ऐसे बोलेगा उसके बारे में। और इस वजह से आप प्रोफेशनली स्केप्ड जैसे ही रहते हो, इस वजह से आपका 3 चीज़ों का रिस्क कम हो जाता है। और इसको भी याद रखने का तरीका है, ओवर लुकिंग और जनरलाइजिंग यूजिंग, ओवर लुकिंग और जनरलाइजिंग यूजिंग, ओवर लुकिंग और जनरलाइजिंग यूजिंग। 3 शब्द याद रखने। ओवर लुकिंग, आप कोई भी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस रहते हैं उनको आप क्या कर लेते हो? ओवरलुक नहीं करते हो। सॉरी, इस चीज़ का आपका रिस्क कम हो जाता है। मीन्स समझो कि पिछले साल तक कोई प्रॉफिट था और अभी अचानक से 200% प्रॉफिट हो गया,
तो आप क्या कर लग रहे हो, जनरलाइज नहीं कर रहे हो, अनयूजुअल जो सर्कमस्टांसेस हो गया है उनको ओवरलुक नहीं कर रहे हो। फिर ओवर जनरलाइजिंग द ऑडिट ऑब्जर्वेशन, मीन्स आपने क्या देखा कि पिछले 5 साल से मैं ऑडिट कर रहा हूँ, लेकिन पाँचों के पाँचों साल में आपने इन्वेंट्री का स्टॉक टेक किया, बट 5 साल में इन्वेंट्री प्रॉपर निकली, तो इस साल में मैं क्या है अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बट स्टैंडर्ड मुझे बोल रहा है प्रोफेशनली स्केप्ड रहे हमेशा, इसलिए मैं क्या करता हूँ इस बार भी अच्छे से ध्यान देता हूँ, तो मैं ओवर जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ कंक्लूजन्स को, ऑडिट ऑब्जर्वेशन को। और लास्ट पॉइंट है कि इनअप्रोप्रिएट ऑडिट अजम्पशंस में यूज़ नहीं करूँगा, तो ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग, यूजिंग। तो ये चीज़ें हमने देख ली प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अंदर में। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास में प्रोफेशनल जजमेंट। तो प्रोफेशनल जजमेंट का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ KTE विद द कंटेक्स्ट ऑफ AAE टू मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। फिर से एक बार याद करने का तरीका, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ KTE इन अ कंटेक्स्ट ऑफ AAE। मतलब ही क्या है कि आप अप्लाई कर रहे हो आपका रिलेवेंट नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस किस कंटेक्स्ट में, ऑडिटिंग में, अकाउंटिंग में एंड इथिकल स्ट्रैटेजी में, जिससे आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पा रहे हो अबाउट द कोर्स ऑफ अप्रोप्रिएट एक्शंस इन द ऑडिट एंगेजमेंट। तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ KTE इन अ कंटेक्स्ट ऑफ AAE एंड टू मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन अ कोर्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ऑडिट। तो ये क्या बोल रहे हैं हमें कि आपको फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में आपको ये लेना ही लेना है। फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में आपको प्रोफेशनल जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जजमेंट लगाना है आपको। ऑडिट के अंदर भी आप एकदम फैक्ट्स पे बेसिस पे नहीं चलते हो, बहुत जगह आपको जजमेंट यूज करना पड़ता है प्रोफेशनल, लेकिन वो जजमेंट भी गलत नहीं जाना चाहिए, इसकी आपको केयर रखनी है। इसलिए स्टैंडर्ड बता रहा है इन चीज़ों के अंदर प्रोफेशनल जजमेंट ढंग से लगाओ। अभी इसको याद रखने का तरीका क्या है, सपोज आप एक आर्टिकलशिप फॉर्म में काम कर रहे हो, आपको स्टॉक टेक को भेजा गया, आपका बॉस बोलता है बेटा 500 करोड़ का इन्वेंट्री है टोटल, उसमें मेरी 1 लाख की मटेरियलिटी है। मतलब आप बोलोगे सर अगर एक पीस भी नहीं मिलता तो मैं आपको रिपोर्ट करूँ क्या? तो वो बंदा बोलता है, पार्टनर बोलता है 500 करोड़ की मटेरियलिटी है मेरी, अगर 1 लाख तक के टोटल में मटेरियल गायब होते हैं तो मुझे धक जाएगा। सॉरी, 500 करोड़ की इन्वेंट्री मेरी और मेरी मटेरियलिटी 1 लाख रुपये समझ लो। तो वो बोलता है कि 500 करोड़ की इन्वेंट्री में अगर 1 लाख तक का झोल है तो मुझे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 लाख के ऊपर जाता है या फिर 5 लाख के ऊपर जाता है, जो भी मटेरियलिटी उन्होंने सेट की रहेगी उस एसर्शन लेवल पे, तो उस केस में ये है। देन सेकंड चीज़, आपको क्या बोला गया, सर मैं अकेला जाऊँ क्या? तो बोले नहीं, 3 लोग जाओ, 3 प्लांट में जाओ और 3 दिन तक जाओ, ठीक है। फिर तीसरी बात आपने बोली कि सर तो फिर मैं बस देख के आऊँ क्या? तो पार्टनर बोलता है कि नहीं, तुझे पूरे के पूरे स्टॉक शीट्स मेंटेन करने और उन स्टॉक शीट को वापस लेके आओ। तो बोले सर स्टॉक शीट लेके काम हो जाएगा क्या? तो स्टॉक शीट लेके काम नहीं होगा। उस केस में वो पार्टनर बोलता है जो स्टॉक शीट में तूने वेरिएंस दिखाया वो प्रॉपरली उसने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर में उसकी एंट्रीज पास की कि नहीं हुई, वो भी तू चेक करना बाद में। और इसी के बाद में ये चारों चीज़ें तू करता है तो ही मैं बोलूँगा तूने स्टॉक ढंग से किया। आपको स्टोरी याद हो गई, आपके पार्टनर ने आपको स्टॉक टेक के लिए भेजा, उसने बोला 500 करोड़ का इन्वेंट्री है, मेरी 1 लाख की मटेरियलिटी है, 3 लोग जाओ, 3 दिन तक जाओ एंड साथ ही साथ में 3 प्लांट्स के ऊपर में जाओ, जाते जाते आते आते स्टॉक शीट्स लेके आना एंड मैनेजमेंट ने बराबर से एडजस्टमेंट किया कि नहीं देख के आना, तभी मैं बोलूँगा स्टॉक बराबर है। तो फर्स्ट थिंग 500 करोड़ की इन्वेंट्री, 1 लाख की मटेरियलिटी, मींस जब भी आप मटेरियलिटी के बारे में देखते हो और ऑडिट रिस्क के बारे में देखते हो तो आपको प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है। 3 दिन 3 लोग 3 प्लांट में जाना है, मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कितना करना है, नेचर कैसा रहेगा, टाइमिंग कैसा रहेगा, एक्सटेंट कितना रहेगा, इसके लिए भी वो क्या कर रहा है, आपको प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना है। फिर थर्ड थिंग स्टॉक शीट्स लेके आना, मतलब ही आपको ऑडिट एविडेंस साथ में लेके आना है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस आपको लेके आने हैं एंड वेदर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसए हैव बीन मीट, इस केस में भी आपको क्या करना है, मींस ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है क्या और अप्रोप्रिएट है क्या, इसका जो जजमेंट लगाना है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ एसए अचीव हुआ क्या, इसका जो जजमेंट लगाना है, उसमें आपको प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज द इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट इन अप्लाइंग द AFRF। तो जो भी मैनेजमेंट ने AFRF का मैनेजमेंट को भी बहुत सारे जजमेंट्स लगाने पड़ते हैं, जैसे प्रोविजन से, या फिर कुछ जगह पे मैनेजमेंट को जजमेंट यूज करना पड़ सकता है क्योंकि सारा चीज़ फैक्चुअल्स नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे केस में मैनेजमेंट ने प्रॉपर जजमेंट लगाया क्या, ये जज करने के लिए आपको जजमेंट लगाना है। इट्स द इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज द ड्रॉइंग द कंक्लूजन्स। ड्रॉइंग कंक्लूजन्स में आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला स्टॉक टेक बराबर से हो, तो ड्रॉइंग जब भी कोई कंक्लूड करना है आपको, जैसे एक केस में, तो उस केस में आप क्या करो, प्रोफेशनल जजमेंट का इस्तेमाल करो। फिर लास्ट में कुछ एडिशनल पॉइंटर्स है हमारे पास में। प्रोफेशनल जजमेंट कब लगाना है, थ्रू आउट द ऑडिट लगाना है। ऑडिट के शुरू में या बीच में लगा के खत्म करना है क्या, नहीं, थ्रू आउट द ऑडिट आपको जजमेंट का इस्तेमाल करना है। और ये भी जो भी आपने जजमेंट लगाया उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके रखो, और ऑडिटर का डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए, हम नहीं बोल रहे दूसरे ऑडिटर को दिखाओ, बट डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए कि दूसरा ऑडिटर आके भी अगर उसको पढ़ता है तो उसको अच्छे से समझना चाहिए कि क्या जजमेंट आपने यूज़ किया है। सॉरी। और ऐसे केस में
बस जजमेंट आपने डॉक्यूमेंट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो बाकी कोई भी डिसीजन आपने लिया है जिसके पास में आपके पास में फैक्ट्स नहीं है, सर्कमस्टांसेस नहीं है, उसके लिए ये अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। मीन्स आप बोल दो कि मैंने जजमेंट लेके छोड़ दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। जहाँ पे आपको सपोर्टिंग्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे तो आपको सपोर्टिंग्स लेने ही लेने पड़ेंगे। तो यहाँ तक का जो भी हमने अभी देखा उसको हम 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले देखा हमने व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, तो हमको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द फ्री फ्रॉम द मटेरियल स्टेटमेंट, और वो एरर या फ्रॉड की वजह से भी हो सकता है, सॉरी। और हमको एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द AFRF। देन हमको रिपोर्ट करना है एसएस के हिसाब से, एंड साथ ही साथ में हमको क्या करना है कि एसएस की सारी के सारे कम्युनिकेशन जो भी हमको बोले गए थे ऐसे के हिसाब से वो हमको कम्युनिकेट करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है हमको इथिकल रिक्वायरमेंट। इथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर हमने 5 इथिकल रिक्वायरमेंट्स देखी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, एंड लास्ट में हमने देखा था कि इंडिपेंडेंस भी कोड ऑफ इथिक्स का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम जाते थे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का डेफिनेशन क्या था? इट इज द एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग बाइंग एंड बीइंग अलर्ट टू द इवेंट्स एंड कंडीशंस व्हिच में इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट, जो कि फ्रॉड की वजह से भी हो सकता है और एरर की वजह से भी हो सकता है, और साथ ही साथ में जो भी ऑडिट एविडेंस है आपको उसको क्रिटिकली असेस करना है। फिर हमको क्या करना था कि आपको 4 चीज़ों के केस में आपको ज़्यादा अलर्ट रहना था, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी, रिलायबिलिटी एंड कंडीशन इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी एंड एज रिक्वायर्ड बाय एसए। कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर आपको निगेटिव कंफर्मेशन मिलता है तो ज़्यादा आप रहो, फिर फोटोकॉपी आपको दी गई तो ज़्यादा आप रिलायबल रहो, रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन करो, एंड देन हाई वैल्यू ऑफ स्पेयर, एंड जो भी ऐसे आपको बोल रहे हैं उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। 3 चीज़ों की रिस्क कम करता है, ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग एंड यूजिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम गए थे प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर। प्रोफेशनल जजमेंट क्या कहता है कि आपको एप्लीकेशन ऑफ केटी ही इन अ कंटेक्स्ट ऑफ एई टू मेक द इन्फॉर्म डिसीजन। आपको 5 चीज़ों के ऊपर में इसके अंदर ध्यान देना है, इन चीज़ों में प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है। तो आपको स्टॉक टेक के लिए भेजा गया, बोला 500 करोड़ का मटेरियलिटी है, 500 करोड़ का इन्वेंट्री है, 1 करोड़ का मटेरियलिटी। तो पहला चीज़ मटेरियलिटी, 3 लोग 3 दिन, और 3 लोग 3 दिन 3 प्लांट, तो NTE। फिर उसके बाद में आते आते स्टॉक शीट लेके आना, दो SAE, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। देन मैनेजमेंट ने बराबर से एडजस्टमेंट किया कि नहीं किया, मैनेजमेंट का जजमेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज द स्टॉक टेक अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, ड्राइंग द कंक्लूजन्स। उसके बाद में हमने देखा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट लगाओ, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करो, इस तरीके से डॉक्यूमेंट करो कि दूसरा भी बंदा अगर ऑडिटर आता है तो समझ जाए। और आइए, आपको अल्टरनेटिव मेथड नहीं दिया गया है ऑडिटर एविडेंसेस के अल्टरनेटिव्स के लिए। अभी हमने बोला आपको प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है कि ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। आप रीजनेबल एश्योरेंस कब ले पाओगे? जब आपने ऑडिट एविडेंसेस लिए। अब ये ऑडिट एविडेंसेस इतने सफिशिएंट है क्या और इतने अप्रोप्रिएट है क्या कि आपको रीजनेबल एश्योरेंस आ जाए? ये प्रोफेशनल जजमेंट का पार्ट है। 5 सैंपल लेने से भी शायद वो आ सकता है, या फिर 50 सैंपल लेने से भी आ सकता है। अब आपको कितना लेना है, दैट इज द प्रोफेशनल जजमेंट। तो फर्स्ट थिंग, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के ऊपर। तो सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक क्वांटिटी दिखाता है, एक क्वालिटी दिखाता है। सफिशिएंसी क्वांटिटी दिखाता है एंड अप्रोप्रिएटनेस क्वालिटी दिखाता है। फिर अप्रोप्रिएटनेस ज़्यादा रिलायबिलिटी के ऊपर एंड रिलीवेंस के ऊपर फोकस करता है, और सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस एक दूसरे को कॉम्पीट नहीं कर सकते। 4 चीज़ें याद रखनी है, ये दोनों की दोनों सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएट इंटर रिलेटेड है। एक क्वांटिटी के ऊपर फोकस करता है, क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है, एंड अप्रोप्रिएटनेस ज़्यादा फोकस करता है रिलायबिलिटी एंड रिलीवेंस के ऊपर में, एंड सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस दोनों भी एक दूसरे को कॉम्पीट नहीं करते। बस 4 चीज़ें याद कर लो और इसको छोड़ दो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में ऑडिट रिस्क। हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं। अभी ऑडिट रिस्क के ऊपर जैसे ही हम जाते हैं, तो ऑडिट रिस्क क्या है? तो इट इज़ द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस द इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। अभी हमने क्या दिखा था, आपको ओपिनियन क्या देना है, एक रीजनेबल एश्योरेंस लेके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द AFRF, मतलब ये ट्रू एंड फेयर है। लेकिन ये ऐसी रिस्क है जिसके अंदर उसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टिल ऑडिटर उसको पकड़ नहीं पाया ढंग से, और फिर भी उसने गलत ओपिनियन दे दिया। मीन्स उसने बोल दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रोप्रिएट इन अकॉर्डेंस विद AFRF। इसको बोलते हैं हम ऑडिट रिस्क। लेकिन इस ऑडिट रिस्क के अंदर में ये रिस्क नहीं आती है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट थे फिर भी ऑडिटर बोल रहा है कि ये मटेरियल मिसस्टेटेड है। इसको हम ऑडिट रिस्क बोलेंगे क्या? कि इसको हम ऑडिट रिस्क नहीं बोलते। फर्दर, अगर सामने वाले क्लाइंट ने आपकी बदनामी कर दी,
या फिर आपके ऊपर लिटिगेशन लगा दिया, ये ऑडिट रिस्क का पार्ट है क्या? ये रिस्क है, लेकिन ये ऑडिट रिस्क नहीं है एज पर द स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, तो ये भी ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं है। ये हमने देख लिया। तो 3 चीज़ें हमने क्या क्या देखी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड थे, फिर भी ऑडिटर ने क्या किया, गलत ओपिनियन दिया, तो ये ऑडिट रिस्क है। लेकिन उल्टा रहेगा तो वो ऑडिट रिस्क नहीं है। तीसरी चीज़, लिटिगेशन से कुछ होता है या फिर साथ ही साथ में एडवर्स पब्लिसिटी सामने वाला करता है, तो ये ऑडिट रिस्क नहीं है। अभी ऑडिट रिस्क के ऊपर हम जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने बताई थी, सबसे शुरू में मैंने बताई थी कि व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? हमको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है। अभी इस चीज़ के ऊपर में जब हम ले रहे हैं रीजनेबल एश्योरेंस, तभी हमारी ऑडिट रिस्क क्या है कि हम गलत ओपिनियन दे दें, एश्योरेंस गलत तरीके से दे दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मटेरियली मिसस्टेटेड है फिर भी हम बोल रहे हैं कि नहीं है। ये हो गई मेरी ऑडिट रिस्क। इसीलिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? इस ऑडिट रिस्क को कम से कम रखने का होना चाहिए। अभी ये जो ऑडिट रिस्क है, समझो अभी मैं क्या बोलता हूँ कि ये एश्योरेंस कैसे देंगे, रीजनेबल एश्योरेंस, क्योंकि कंप्लीट तो नहीं दे सकता हूँ। 100 में से 100 बार मेरा साहब का साहब ठीक है, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो मैं एक रीजनेबल एश्योरेंस मीन्स मैं बोलता हूँ 100 में से 95 तो ठीक है, तो 5% खराब है, तो 5% इज माई ऑडिट रिस्क। 5% के ऊपर जाता है, मैं बोलता हूँ 5% ठीक है, 5% के ऊपर जाता है, तो इस केस में मेरा ऑडिट रिस्क आ गया, मतलब मटेरियली मिसस्टेटेड था। तो हमको शुरू में ही डिसाइड करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन सर्टेन क्राइटेरिया कि से 5% इज माई ऑडिट रिस्क और माई ओवरऑल मटेरियलिटी। अब 5% के ऊपर अगर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे अगर ये मिसस्टेटमेंट्स जाते हैं तो मेरा मटेरियली मिसस्टेटेड है, 5% के नीचे जाते हैं तो मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूँ। अब ये ऑडिट रिस्क डिफाइन कैसे होती है? ऑडिट रिस्क 2 चीज़ों का कंपोनेंट है, एक है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड सेकंड इज द डिटेक्शन रिस्क। अगर आपने मेरा पहला स्टैंडर्ड का लिंकिंग का वीडियो देखा रहेगा, उसमें मैंने सारी लिंकिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। स्टिल यहाँ पे उसमें का कुछ पोर्शन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ऑडिट रिस्क 2 चीज़ों का कंपोनेंट है, एक है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड सेकंड इज द डिटेक्शन रिस्क। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 चीज़ों से बनता है, एक है इनहेरेंट रिस्क एंड सेकंड इज द कंट्रोल रिस्क। अभी इनहेरेंट रिस्क क्या है? सपोज एक गोडाउन है, अब गोडाउन के अंदर एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट ये बिजनेस के ऊपर आपको अप्लाई करना है। समझो एक गोडाउन है जिसके अंदर आप स्टोर स्पेयर सब रखते हो। अब उस गोडाउन के अंदर में आपने कोई भी कंट्रोल नहीं रखा है, ना वॉचमैन रखा है, ना सीसीटीवी रखा है, बस माल पड़ा हुआ है वहाँ पे। अभी 100 बार में से ऐसा कितने बार होगा कि वहाँ पे चोरी हो सकती है? 100 में से 100 बार तो नहीं हो सकती है। 100 में से 20 बार हो सकता है कि सिक्योरिटी कैमरा नहीं है, ना ही सिक्योरिटी गार्ड है, फिर वहाँ पे चोरी हो। 100 में से 100 बार तो नहीं होगी ऑब्वियसली। तो दिस इज द इनहेरेंट रिस्क टू दैट बिजनेस कि 100 में से 20 बार मेरी चोरी हो सकती है। अभी सेकंड थिंग, कंट्रोल रिस्क, राइट। कंट्रोल रिस्क ये है कि मैंने अगर वहाँ पे कैमराज एंड सब कुछ लगा दिया फिर भी चोरी होने के चांसेस कितने हैं? तो ऐसे केस में हो सकते हैं, समझो 10% चांसेस या 2% चांसेस ऐसे है कि जिस केस में कैमरा लगा दिया, सिक्योरिटी वाला बंदा लगा दिया, फिर भी वहाँ पे चोरी हो गई, दैट इज द कंट्रोल रिस्क। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें वो बिजनेस स्पेसिफिक है कि बिजनेस ने कंट्रोल्स किस तरीके से लगाए एंड नेचर ऑफ बिजनेस या फिर एंटिटी के ऑपरेशंस कैसे, जिसके वजह से इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क डिफाइन हो रही। ये 2 चीज़ें हो गई। हो गई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम बोलेंगे। अब थर्ड थिंग इज द डिटेक्शन रिस्क, राइट। अभी ये जो रिस्क थी, इसके बावजूद कुछ मिसस्टेटमेंट्स हुए, इसके वजह से कुछ मिसस्टेटमेंट हुए, इसको ऑडिटर अगर डिटेक्ट नहीं कर पाया तो उस वजह से रिस्क आती है। तो अगर ये 5% चांसेस क्या रहता है कि 5% चांसेस मेरे से छूट गए, जब मैं बोलता हूँ कि ऐसे केस में इनहेरेंट रिस्क भी था, उस इनहेरेंट रिस्क के ऊपर मैंने कंट्रोल्स भी डाल दिए, उस कंट्रोल की रिस्क को भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस मैं उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाया, तो वो जो इनहेरेंट रिस्क थी उसमें कंट्रोल्स लगाने के बावजूद भी जो रिस्क बची, या वो कंट्रोल लगाता नहीं तो भी जो रिस्क थी, वो जो डिटेक्ट करने में मैं फेल हो गया, वो है मेरी ओवरऑल ऑडिट रिस्क। ठीक है, तो दिस इज द ऑडिट रिस्क। अगर आपको और अच्छे से डिटेल में समझना है तो स्टैंडर्ड के लिंकिंग का वीडियो आप जाके समझ लो मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, और ये जो ऑडिट रिस्क है आपको 2 लेवल पे देखनी है। एक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे देखनी है एंड देन एश्योरेंस लेवल पे देखनी है। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे देखनी है एंड एसर्शन लेवल पे देखनी है। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे आपको एनी और मेनी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हो सकता है और परवेजिव इफेक्ट हो सकता है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे देखो आप कि चलो मेरा इतना टर्नओवर है या इतनी बैलेंस शीट के एसेट्स है तो इसका कितना हो सकता है। एंड देन एसर्शन लेवल में ABCD अकाउंट बैलेंसेस,
डिस्क्लोजर, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ये सारे लेवल पे आपको इंडिपेंडेंटली भी फिर से ऑडिट रिस्क देखनी है उस ट्रांजेक्शन्स में कितना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ओवरऑल ऑडिट रिस्क 5% सेट कर दी टर्नओवर के, लेकिन पूरा का पूरा जो इन्वेंट्री में जाके बैठ गया, राइट, फिर भी आपके ऑडिट रिस्क के नीचे आ सकता है। तो आपको रिस्पेक्टिव एरियाज के अंदर भी एक ऑडिट रिस्क डिफाइन करनी पड़ेगी और वो सब मिलके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी ये ऑडिट रिस्क एक बार डिफाइन करनी पड़ेगी। तो ये हो गया मेरा ऑडिट रिस्क। यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, तो व्हाट इज द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, अफेक्ट्स एनी और मेनी ट्रांजैक्शन, हैज अ परवेजिव इफेक्ट। एसर्शन लेवल में असेस इन डिटरमाइन द एनटी ऑफ एबीसीडी। एबीसीडी मीन्स अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर्स। इनका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट आपको डिसाइड करना है, तो उस केस में भी आप देख सकते हो। डिटेक्शन रिस्क हमने बोला कि दैट द प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क, risk that procedure performed by the auditor to reduce the audit risk will not detect the misstatement either individually or aggregate। तो ऑडिटर ने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद भी ऑडिटर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं ढूंढ पाया, ये हमने देख लिया। तो दिस वाज रिलेटिंग टू द ऑडिट रिस्क। अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम जाते हैं कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के क्या क्या कंपोनेंट है। तो हमने देख लिया इनहेरेंट रिस्क है एंड कंट्रोल रिस्क है। इनहेरेंट रिस्क क्या है, तो सस्पेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन असर्शन अबाउट एबीसीडी आइदर इंडिविजुअली और एग्रीगेट बिफोर कंसिडरेशन ऑफ आईसी। कंट्रोल्स लगाने के पहले जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस या डिस्क्लोजर्स में इंडिविजुअली और एग्रीगेट में, उसको हम बोलेंगे इनहेरेंट रिस्क। एंड सेम थिंग कंट्रोल्स लगाने के बाद में देखते हैं तो इट इज़ द कंट्रोल रिस्क। ये हमने देख लिया। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। तो हमने देखा ऑडिट रिस्क हमको दो लेवल्स पे लगानी है, एक लगानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे एंड द सेकंड लगानी है हमको असर्शन लेवल पे। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं हम कि ऑडिट रिस्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे आप देख रहे हो उसके लिए आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, एंड ऑडिट रिस्क जो असर्शन लेवल पे आप लगा रहे हो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। तो दोनों के लिए एक एक स्टोरी आपको याद रखनी है। फर्स्ट स्टोरी देखो, कुछ साल पहले एयरलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा डेंजर में था और ऐसे केस में वहाँ पे एयरलाइन बिजनेस का एक बड़ा प्लेयर था विजय माल्या। अब सब लोग को पता था विजय माल्या एक झोल झपाटा इंसान है, लड़कियाँ लेके घूमता है या फिर मजे करता है, जो भी है, नॉट टू से सच थिंग्स, बट विजय माल्या वॉज एक फ्रॉडस्टर इंसान या फिर विजय माल्या एक गड़बड़ वाला इंसान लगता था कुछ। तो फिर ऐसे केस में ऐसे देख के ही समझता था कि विजय माल्या के पास में नॉलेज नहीं है। एंड थिंक उसके मैनेजमेंट उसको बोल रही थी उस टाइम पे कि जेट एयरवेज को परचेस मत कर, फिर भी विजय माल्या ने जेट एयरवेज को परचेस किया। और उस टाइम पे विजय माल्या की सोच क्या थी, और ऐसी इंडस्ट्री में विजय माल्या ने जेट एयरवेज परचेस किया जहाँ पे कॉम्पिटिशन, लो कॉस्ट कॉम्पिटिशन थी और फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा थी। स्टोरी आपको याद होगी, एयरलाइन इंडस्ट्री में हम घुसे, एयरलाइन इंडस्ट्री डेंजर में थी, विजय माल्या बंदा था, विजय माल्या के पास नॉलेज नहीं था, मैनेजमेंट बोल रहा था कि मत ले, फिर भी विजय माल्या ने क्या किया, जेट एयरवेज को लिया और ऐसी इंडस्ट्री में लिया जहाँ पे क्या था कि कंपटीशन टफ थी, लो कॉस्ट कंपटीशन थी, जिसकी कॉस्ट कम रहेगी वो उसका काम करना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। अभी याद कैसे रखोगे, सबसे पहले एयरलाइन इंडस्ट्री डेंजर में थी, द नेचर ऑफ एंटिटीज बिजनेस। सेकंड पॉइंट, विजय माल्या फ्रॉड था, व्हाट आर द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट इज द विजय माल्या के पास नॉलेज नहीं था, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड चेंजेस, मैनेजमेंट नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड, कुछ चेंजेस हुए क्या। फिर मैनेजमेंट बोल रहा था, फिर भी विजय माल्या ने नहीं सुना, जेट एयरवेज प्रेशर ये किया, तो अनयूजुअल प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर। एंड द लास्ट पॉइंट कि लो कॉस्ट कॉम्पिटिशन एंड फ्यूल कॉस्ट, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडस्ट्री। फिर से एयरलाइन डेंजर में थी, नेचर ऑफ एंटिटीज बिजनेस, विजय माल्या फ्रॉड था, तो इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट इज द विजय माल्या के पास नॉलेज नहीं था, मैनेजमेंट्स नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड। फोर्थ पॉइंट कि विजय माल्या को बोलने के बाद भी उसने जेट एयरवेज लिया, अनयूजुअल प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। एंड लास्ट पॉइंट कि लो कॉस्ट कॉम्पिटिशन एंड फ्यूल कॉस्ट था, तो ऐसे केस में फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडस्ट्री इन विच एंटिटी ऑपरेट्स। ये हो गया आपका याद करने का तरीका। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि असर्शन लेवल पे जो जो कंपोनेंट्स है, फैक्टर्स हैं, उनको क्या क्या देखना है हमको। तो आपको एक इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल देता हूँ, समझ लो। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आप जा रहे हो, उसमें क्लेम प्रोसेस का आप ऑडिट कर रहे हो, क्लेम्स जो आते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। तो सबसे पहली चीज़ आपने जाके देखा कि उधर जो क्लेम प्रोसेस करने वाला सॉफ्टवेयर था वो बराबर से क्लेम प्रोसेस नहीं कर रहा था। फिर दूसरी चीज़ आपने देखी कि जो क्लेम को प्रोसेस कर रहा था वो क्लेम को प्रोसेस करने के लायक नहीं था, क्लेम को प्रोसेस करने के बाद में वो क्लेम्स गलत प्रोसेस कर रहा था। फिर थर्ड पॉइंट आपने देखा, चलो क्लेम उसने प्रोसेस कर लिया, वो जो स्क्रैप गाड़ी आई थी आपके पास में, आपको दूसरी गाड़ी देनी है या फिर आपको पैसा देना है तो स्क्रैप गाड़ी आप ले लोगे, वो स्क्रैप गाड़ी आपके पास में आने के बाद में भी वो स्क्रैप गाड़ी भी चोरियाँ हो जाती थी उसके प्लेस से। नेक्स्ट पॉइंट आपने, चलो इतना सब होने के बाद भी अगर क्लेम ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है तो ऐसे केस में उसका जो कैलकुलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे। एंड लास्ट में जाके आप बोलते हो कि
ईयर एंड में या मंथ एंड में आपको क्या करना पड़ता है कि क्लेम का जो आगे क्लेम आ सकते हैं या फिर जो इस पीरियड के रिलेटिंग क्लेम है जो आगे आने वाले, उसका प्रोविजन लेना पड़ता है। ये भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे। 5 चीज़ें आपने याद रखी। सबसे पहले उसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बराबर से प्रोसेस नहीं कर रहा था, जो प्रोसेस कर रहा था वो भी बराबर नहीं था। देन नेक्स्ट पॉइंट, जो गाड़ी आ गई थी स्क्रैप, वो भी क्या हो रही थी, चोरी हो गई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, उसका ट्रांजैक्शन जो थे कैलकुलेशन के वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे। एंड द लास्ट पॉइंट आपको याद रखना था कि इनिशियल क्लेम के बाद में आपको क्या करना पड़ता था, क्लेम का प्रोविजन बनाना पड़ता था। तो फर्स्ट पॉइंट, उसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ठीक नहीं था, क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम फॉर द स्पेसिफिक असर्शन। सेकंड चीज, जो करता था वो भी बराबर से नहीं करता था, सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द मिस स्टेटमेंट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू द असर्शन। आपको मिस स्टेटमेंट की सस्पेक्टेबिलिटी है उस असर्शन के अंदर में, मतलब करता है बट बराबर नहीं करता है ऐसा आपको लग रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, आपकी गाड़ी चोरी हो गई, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द असेट। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इनिशियल क्लेम के ट्रांजैक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन। एंड लास्ट पॉइंट, इनिशियल क्लेम के बाद में जो क्लेम का प्रोविजन आता है वो उसके लिए मैनेजमेंट को क्या लगाना पड़ता था, जजमेंट। तो जजमेंट अबाउट द अकाउंट बैलेंसेस। तो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फर्स्ट पॉइंट, द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, suspectability of misstatement in a financial statement, misappropriation of asset, complexity of underlying transactions and the judgment in a account balances level. अब लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम जा रहे हैं, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसे। इसके लिए आपको याद रखना है, एसे को कंप्लाई कर, आपको एसे को कंप्लाई करना है। कब आप कंप्लाई कर पाओगे, जब आपके पास में नॉलेज है। अगर आपने कंप्लाई नहीं किया है तो आपको लिखना है कि मैंने कंप्लाई नहीं किया है, और साथ ही साथ में आपको क्या करना है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट को अचीव करना है और एसए को ऑब्टेन करना है, और जब तक रिलीवेंट है तब तक आपको अचीव करना है। 5 चीज़ें याद रखो, एसए को कंप्लाई करो। कब कंप्लाई करोगे, जब आपके पास में नॉलेज होगा। अगर कंप्लाई नहीं करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करना था और एसए को ऑब्टेन करना था। एंड लास्ट पॉइंट, जब तक रिलीवेंट है, जो ऐसे रिलीवेंट है उसको आपको अप्लाई करना है। तो फर्स्ट थिंग, ऑडिटर शाल कंप्लाई विद द ऑल एसेस। सेकंड थिंग, ऑडिटर शाल हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटायर टेक्स्ट ऑफ एसेस इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। आपके पास में एसेस का नॉलेज होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, ऑडिटर शाल नॉट रिप्रेजेंट द कंप्लायंस इन एसे अनलेस ही हैज कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट। अगर कंप्लाई किया है तभी आपको लिखना है, अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया है तो आपको कंप्लायंस नहीं दिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर शाल अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन इंडिपेंडेंट एसे एंड एसे ही अचीव हुआ कि नहीं हुआ। एंड लास्ट पॉइंट, ऑडिटर शाल कंप्लाई विद ईच रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसे अनलेस द एंटायर इज नॉट रिलीवेंट। जब तक रिलीवेंट नहीं है तो फिर आपको नहीं करना है। समझो किसी केस में आपको एक्सपर्ट का जरूरत ही नहीं, तो आपको कंप्लाई करने का जरूरत नहीं, बट एक्सपर्ट का जरूरत है फिर भी आपने नहीं लगाया, उस केस में वो एसे का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। तो फटाफट मैं स्टार्ट टू एंड एक 5 मिनट के अंदर में, 2 मिनट के अंदर में पूरा रिवाइज करता हूँ एसे 200। तो फर्स्ट थिंग हमने देखी है एसे 200 के अंदर में, व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। हमको पाना था रीजनेबल एश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ना, जो कि फ्रॉड या एरर की वजह से भी हो सकता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर रिपोर्ट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFRF के हिसाब से, इन अकॉर्डेंस के हिसाब से बनाए गए हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आपको रिपोर्ट करना है और कम्युनिकेट करना है एसएस के हिसाब से। फिर फर्स्ट थिंग देखी हमने इथिकल रिक्वायरमेंट। इसके अंदर हमने 5 चीजें देखी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर। फिर इंडिपेंडेंस जो रिक्वायरमेंट था वो कोड ऑफ एथिक्स का था। फिर हमने देखा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज अ एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड एंड बीइंग अलर्ट टू द इवेंट्स एंड कंडीशंस व्हिच मे इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एंड द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। 4 चीजों को याद रखना है, 4 चीजों में अलर्ट रहना है। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलायबिलिटी कंडीशंस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस, रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कंडीशंस इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। और 4 ऐसे बोलते हैं उसमें भी स्पेसिफिकली 3 चीजों का रिस्क कम हो जाएगा, ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग एंड यूजिंग। ओवरलुकिंग the conclusions or overlooking the unusual circumstances or generalizing the conclusions and using the inappropriate audit evidences। फिर जाते हैं हम प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ KTE इन अ कंटेक्स्ट ऑफ AE टू मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। फिर आपको क्या करना था कि नेसेसरी सर्कमस्टांसेस के अंदर में लगाना है। सबसे पहला चीज देखना है, 500 करोड़ का इन्वेंट्री है, 5 करोड़ का मटेरियलिटी है, तो मटेरियलिटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि 3 लोग जाओ, 3 दिन तक जाओ, 3 प्लांट में जाओ, NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। फिर आपको आते आते स्टॉक शीट लेके आना है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस। फिर चौथा चीज, मंथ एंड में बराबर से एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्या, तो मैनेजमेंट के जजमेंट बराबर लिए कि नहीं लिए, आपको जजमेंट लगाना है। एंड लास्ट पॉइंट, आप कंक्लूड करोगे ऑडिट अच्छे से हुआ है तो ड्रॉइंग द कंक्लूजन्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम गए थे कि व्हाट इज द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस। 4 चीजें हमको याद रखनी थी। सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। सेकंड पॉइंट, एक चीज फोकस करता है क्वांटिटी पे, एक करता है क्वालिटी पे, और एप्रोप्रिएटनेस, रिलीवेंस एंड रिलायबिलिटी के ऊपर में ज्यादा फोकस करता है।
एंड लास्ट पॉइंट हम बोलने बोला था कि सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट नहीं करते। फिर हम गए थे ऑडिट रिस्क के ऊपर, हमने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड थे, फिर भी ऑडिटर ने बोला कि मिसस्टेटेड नहीं है, तो ये ऑडिट रिस्क है, इसका उल्टा ऑडिट रिस्क को हम बोल नहीं सकते, और इसमें लिटिगेशन या फिर डिफॉर्मेशन कुछ करता है या फिर हमारे बारे में कुछ फैलाता है तो उसका रिस्क, इसको हम ऑडिट रिस्क नहीं बोलेंगे। दो चीज़ों पर लगाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे एंड असर्शन लेवल पे। फिर हमने देखा ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट है, एक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड सेकंड इज द डिटेक्शन थिंग। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो कंपोनेंट थे, एक था इनहेरेंट रिस्क एंड सेकंड इज द कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब कंट्रोल्स लगाने के पहले सस्पेक्टेबिलिटी है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह सकता है ABCD के अंदर में, अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर के अंदर, और यही कंट्रोल लगाने के बाद में हम देखते हैं तो इट इज द कंट्रोल रिस्क। फिर ऑडिटर की प्रोसीजर्स लगाने के बाद भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर ढूंढ नहीं पाया, इसको हम बोलेंगे डिटेक्शन रिस्क। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मेरे पास में आता है ऑडिट रिस्क, जो मुझे कम से कम रखना है क्योंकि मुझे रीजनेबल एश्योरेंस देना है, ऊपर दिया बोला गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द असर्शन लेवल। तो हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। तो एट अ ऑडिट रिस्क, तो फर्स्ट हमने देखा विजय माल्या का एग्जांपल, विजय माल्या की इंडस्ट्री कैसी थी, डेंजर में थी, तो व्हाट आर द नेचर ऑफ एंटिटी। सेकंड हमने देखा विजय माल्या फ्रॉड बंदा था, तो इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड हमने देखा उसके पास में नॉलेज कम था, तो मैनेजमेंट का नॉलेज देखो, उसके चेंजेस देखो, एक्सपीरियंस देखो। फिर विजय माल्या के को मैनेजमेंट ने बोलने के बाद भी उसने जेट एयरवेज को परचेज किया, अनयूजुअल प्रेशर ऑन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। एंड द लास्ट पॉइंट वाज द लो कॉम्पिटिशन एंड फ्यूल कॉस्ट था, लो कॉस्ट कॉम्पिटिशन एंड फ्यूल कॉस्ट वहाँ पे था, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडस्ट्री इन विच एंटिटीज ऑपरेट। फिर नेक्स्ट पॉइंट असर्शन लेवल पे आप क्या क्या लगाओगे। आपने बोला कि एक इंश्योरेंस कंपनी में गए, वहाँ का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बराबर से काम नहीं कर रहा था, क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। फिर आपको सस्पेक्ट था कि जो प्रोसेस किया वो भी ढंग से किया कि नहीं किया, सस्पेक्ट क्वालिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट एट अ स्पेसिफिक असर्शन। फिर आपने जो गाड़ी आई थी वो भी चोरी हो गई, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द असेट्स। फोर्थ पॉइंट था कि जो कैलकुलेशंस थे वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। फिर जो ईयर एंड में प्रोविजन करनी थी उसमें भी बहुत ज़्यादा जजमेंट लगना था, जजमेंट इन अकाउंटिंग बैलेंसेस। एंड लास्ट पॉइंट हमने बोला कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसए। इसके अंदर हमने बोला एसए को कंप्लाई कर, अगर कंप्लाई कब करेगा, जब तेरे पास में नॉलेज है, कंप्लाई नहीं किया है तो लिख, तो कंप्लाई नहीं किया है तो मत लिख कि मैंने कंप्लाई किया है करके, थ्योरी। अगर नहीं कंप्लाई किया है तो ही लिख। एंड नेक्स्ट पॉइंट था कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमको अचीव करना है और एसए को कंप्लाई करना है। एंड द लास्ट पॉइंट, जब तक एसए रिलेवेंट है तब तक आपको कंप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जो हमारा स्टैंडर्ड था ऑफ एसए 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ एसए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमने पूरा का पूरा ऐसे कवर किया। आज थोड़ा तबियत ठीक नहीं था तो शायद उतना अच्छे से नहीं कर पाया होगा, उसके लिए सॉरी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी ही बाकी सारे के सारे एसेज मैं चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।